नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। बात कार्यक्रम में करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भूपेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश का जो बजट है वो पेश किया। अब बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के किसानों और कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बनाने और अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। साथ ही विपक्ष ने पिछले बार के मुकाबले इस बार के बजट के आकार को छोटा बताते हुए इसे विकास में बाधक बताया। आज हम चर्चा करेंगे इसी मसले पर कि क्या भूपेश सरकार का बजट नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने में कामयाब हो पाएगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शिवनराग पटेरिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण दिवाकर नाथ जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, बेहतर तरीके बता सकते हैं कि कैसे ये बजट लाभकारी होगा आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के लिए। अरुण साहू जी, बीजेपी सांसद, हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। विनय जायसवाल जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या कुछ रिएक्शंस यहाँ पे निकल के सामने आए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट पर कोरोना की छाया साफ तौर पर देखने को मिली। कोरोना के असर की वजह से बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले छोटा रहा। पिछले साल सीएम ने जहां करीब 1,10,000 करोड़ का बजट पेश किया, वहीं इस साल का बजट 1 लाख करोड़ से नीचे रहा। वहीं बजट में साल 2020-21 में अनुमानित घाटा 3700 करोड़ दर्शाया गया है। बजट की और क्या खास बातें रही, आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 97,145 करोड़ का बजट पेश किया। साल 2021-22 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है। साल 2021-22 में राज्य का राजस्व 35,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। साल 2021-22 में केंद्र से मिलने वाला राजस्व 44,352 करोड़ अनुमानित है। साल 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,05,213 करोड़ रुपए है। विशेष आबकारी शुल्क, गौठान शुल्क से 600 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। जल कर की दरों में वृद्धि, पर्यावरण और अधोसंरचना दरों में वृद्धि। परिवहन विभाग द्वारा नए चेक पोस्ट की स्थापना से राजस्व में सुधार अनुमानित है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 17,461 करोड़ अनुमानित है। साल 2021-22 में 3,700 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,05,213 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 83,027 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ है। वर्ष 21-22 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14% है। बजट में भले ही 3700 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित हो, लेकिन सीएम भूपेश बघेल किसानों पर इस बजट में भी मेहरबान दिखे। सीएम किसानों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र करने से नहीं चुके। साथ ही इसके द्वारा अपनी सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर हमने काश्त लागत को कम करने का प्रयास किया है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट घाटा और बजट पर कोरोना के असर का जिक्र भी सीएम ने अपने समापन भाषण में शायराना अंदाज में किया। कहा, कितनी भी परेशानी हो, हम रुकने वाले नहीं हैं। रास्ते के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की तो पीछे कभी हटते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट के आकार को लेकर जैसा अनुमान था वो इस बजट में साफ दिखा। बढ़ते कर्ज, राजस्व की कमी का असर बजट में दिखा। इन सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट में कोविड-19 की छाया साफ तौर पर नजर भी आई, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी भी इस बजट में अनछुए से रहे। उम्मीद यही कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया था, आने वाले बजट में उन बातों का जिक्र बजट में भी दिखाई दे। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघव पांडे के साथ विधानसभा से आदित्य नामदेव।
तो आपने देखा कि बजट में क्या खास था। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि कृषि से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर सभी के लिए सरकार की तरफ से इस बजट में क्या रखा गया है। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं वो इसे क्या मानते हैं उस पर हम बात करेंगे। एक बार फिर से रूबरू कराते हैं हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। शिव अनुराग पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अरुण दिवाकर नाथ जी अर्थशास्त्री हैं, अरुण साव जी बीजेपी सांसद हैं हमारे साथ में, और विनय जायसवाल जी कांग्रेस विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात अरुण साव जी, आपने देखा कि किस तरह से अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए थे कि रास्ते की अड़चनों से हम डरते नहीं और बात हो विकास की तो पीछे हटते नहीं। अब आप लोग बोल रहे हैं कि ये बजट तो निराशाजनक है, तो कहाँ आपको निराशाजनक लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर और कुछ अच्छा हो सकता था इस बजट में? बताइए जी। अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर जुड़ेंगे उनसे। विनय जायसवाल जी, विनय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हिमांशु जी। विनय जी देखिए, बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस तो आपको पहले ही पता चली गए होंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और ये सब जो बोल रहे थे कि निराशाजनक है, बहुत छोटा हो गया है बजट और इससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, और बहुत अधिकांश जनता को इस बजट में समाहित नहीं किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी नज़र में ये बजट कैसा है आपकी सरकार का, और क्या आपको लगता है कि इससे दूरगामी परिणाम निकलेंगे अच्छे छत्तीसगढ़ के लिहाज से? हिमांशु जी, जिस प्रकार से पिछला वर्ष जो पूरा वैश्विक महामारी कोरोना के चपेट में रहा है और देश केवल प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां जो आर्थिक गतिविधियों का जो शट डाउन हुआ है, इसके बाद जो ये 21-22 का जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, इससे अच्छा बजट कुछ हो ही नहीं सकता। आज जब अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखते हैं, राष्ट्रीय आंकड़ों को अगर आप देखते हैं, तो जहां राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% वृद्धि की तुलना की गई है, तो उसमें उससे 1% जो आर्थिक वृद्धि है वो छत्तीसगढ़ की ज़्यादा है। अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो जिस प्रकार से अनुमान किया गया था राष्ट्रीय स्तर पे कि 5.41% की कमी आएगी, जबकि छत्तीसगढ़ में मात्र 0.14% की कमी आई है। इस प्रकार से जितने भी अगर आप आंकड़ों को देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो मंदी, कोरोना का जो कहर था जिसके कारण मंदी हुई है, उस मंदी का असर देखा नहीं गया है। आज भी जो हाइट बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पेश किया गया है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, जिसमें एजुकेशन की बात है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसमें गवर्नेंस की बात है, जिसमें हेल्थ की बात है, और सबसे बड़ी बात ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो ये हाइट बजट जो माननीय भूपेश बघेल जी ने पेश किया है, हाँ। इसमें समग्र वर्ग का जो है उसमें ख्याल रखा गया है। चलिए, ये आपका मानना है, ये सरकार का मानना है माध्यम से एक बात, समग्र वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, विनय जायसवाल जी, तो एक बार उनकी भी हम राय जान लेते हैं। हमारे साथ में अरुण दिवाकर नाथ जी मौजूद हैं। दिवाकर नाथ जी, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? देखिए, सरकार और सरकार के लोग उसकी तारीफ करेंगे, विपक्ष खामियां निकालेगा, लेकिन आप एक अर्थशास्त्री हैं, आप गहराई में जाएंगे और कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए निष्पक्ष राय होगी, उनको समझने में आसानी होगी कि इस बजट के जरिए उनका भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है। तो आप बताएं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए जी। और पहले तो मैं जबलपुर मध्य प्रदेश जोड़ता था, हाँ। अब तो मैं छत्तीसगढ़ की धरती पर ही आ गया हूँ। अच्छा। सूचना आपको दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और बिलासपुर में जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, उससे कुलपति बनकर के 2-3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है जी। तो बजट एक तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि जितनी विकट परिस्थितियां चल रही थी, उसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक अच्छा बैलेंस बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से जब मैं सोचता हूँ कि जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं बढ़ता है, तब तक दूरगामी विकास नहीं हो पाता। आपके 83 और 13 के रेशियो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम इसको एक
लाख करोड़ को ही मान लें तो 83% आपका जो है ऑनगोइंग स्कीम्स वगैरह है उन पर सब चलने वाला है और 13% ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाएगा। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ या एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला बजट इसको कहा जाएगा, इसमें थोड़ा सा तो हमको संकोच होगा। पहला तो रिएक्शन मेरा ये है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ नई स्कीम्स के बारे में एक इनोवेशन जो किया है वो उसके लिए भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहिए। जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में अभी तक कुछ सोच नहीं रहा है और इनकी पॉपुलेशन भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बजट में उन्होंने उसकी चिंता की है और 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे और एक जो पूरा जो अप्रोच उनका जो बजट के लिए उन्होंने लिया है उसके अंदर शिक्षा को लिया है, स्वास्थ्य को लिया है, किसान को लिया है, रोजगार लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4-5 पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाने की बात की। किसानों के लिए एक और जो नई योजना उनकी है जी कि वो बिना ब्याज के ऋण देना चाहेंगे। बिना ब्याज के ऋण देने वाला भी एक बहुत बड़ा साहसी कदम है भूपेश बघेल जी का और मुझे लगता है कि इसका काफी असर पड़ेगा किसानी को बढ़ावा देने में। लेकिन वहीं पर एक और चीज जो आती है, मुद्दे की बात आती है जिससे कि सहमति शायद नहीं बन पाती लोगों की, विशेषकर कि शहरी गरीबों को जो काबिज भूमि पर पट्टा देने का निर्णय, बहुत पहले मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के निर्णय हुए थे। शहरी जमीन पर जिनके कब्जे थे उनको पट्टा दे दिए, उन्होंने मकान बना दिया। उससे बहुत सारी विसंगतियां बनती हैं और एक ऐसी संस्कृति को जन्म मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जाकर के कहीं पर भी कब्जा कर ले, एक समय आएगा कि उनको पट्टा मिल जाएगा। उस दृष्टि से तो उसे कम से मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हैं, एजुकेशन बढ़ाने के लिए हैं। अब एक चीज और नजर आती है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की बातचीत की जा रही है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना ठीक है, इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा की बात कर रही है। ये कहीं कुछ विरोध जैसा लगता है हमको। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और समझिए कि हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा है उसके बीच में, इसके बारे में भी कुछ संशोधन होना चाहिए। एक चीज और है कि आज से ही हवाई जहाज शुरू हुआ है यहाँ से बिलासपुर से जबलपुर दिल्ली के लिए। कोरिया में भी हवाई पट्टी के निर्माण करने की बातचीत की है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन की अच्छी इसमें स्कीम बताई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई, बहुत सारा अपडेशन की बात कही गई है। तो वो चीजें अच्छी हैं। कुछ मुद्दे जो मैंने बताए थे इनिशियली, उस पर ध्यान देना चाहिए। उन पर जायसवाल जी से जरूर बात करेंगे, लेकिन अरुण साहू जी से, जैसे पहले मेरी रिएक्शन उनसे नहीं ले पाया था, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब अरुण साहू जी तक आवाज भी पहुंच रही है। अरुण जी सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? जी अरुण जी, हम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि बजट में कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है बजट, और अधिकांश जो जनता है 32% जनजाति की अनदेखी यहाँ पर की है बजट में प्रदेश की, ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है। लेकिन अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जब सदन में वो बोल रहे थे कि रास्ते की अड़चनों से हम डरते नहीं और बात हो विकास की तो पीछे हटते नहीं। आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कहाँ आपको कमी लगी इस बजट में, जरा बताइए, रोशनी डालिए। अरुण जी। और पॉलिटिकल विल चाहिए जी। ये इस बजट में पूरी तरह से जी दिखता नहीं है। पिछले 2 बजट की तरह यह बजट भी दिशाहीन बजट है। और जिस तरह से एक तरफ तो ये कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में तो कोरोना का काल है, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि कोरोना में छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं हुआ। दोनों प्रकार की बातें सरकार के लोग करते हैं। लेकिन मेरा कहना है, सरकार ने किसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं रखा इस बजट में, वास्तव में हम ये कह सकते हैं। और जो चुनावी वादे हैं, जिन वादों के आधार पर ये सत्ता में आए हैं, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। ना तो शराबबंदी के लिए कोई काम हो रहा है,
ना बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान हुआ है। अच्छा। आपने दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही थी, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनके लिए कुछ नहीं है। पंचायत सचिवों के लिए कुछ नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधा जो इस कोरोना के काल में जिसकी ज्यादा जरूरत हुई और उसकी आवश्यकता महसूस हुई, उस पर भी सरकार ने फोकस नहीं किया। और शिक्षा का कैसे कर रहे हैं आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कुछ खोल रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन बाकी स्कूलों के तरफ ध्यान कौन देगा? बाकी स्कूलों के तरफ ध्यान कौन देगा? कैसे होगा उन स्कूलों की व्यवस्थाएं? सड़कों के लिए आपने इतनी कम व्यवस्था की है। अच्छा। कि आप तो सड़कों के गड्ढे पाट नहीं पाएंगे। तो ये सरकार बिल्कुल भी निराशाजनक बजट है। छत्तीसगढ़ के साथ तो ये बिल्कुल दिशाहीन बजट है। बहुत घोर निराशा हुई। और पिछले 2 बजट की तरह ही अब देखिए, एक तरफ किसानों के हित की बात करते हैं। हाँ। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की। तो ये सरकार का बहुत ही निराशाजनक बजट है और ये हर वर्ग इस बजट से निराश है। देखिए, यही चीज तो कही जाती है और यही छत्तीसगढ़ की जनता सुनना चाहती है कि भाई सिर्फ खूबियां ही खूबियां नहीं, अगर कहीं पर कुछ खामियां हैं तो वो भी जनता के सामने आए ताकि जनता समझ सके कि कहां पर और जोर दिया जा सकता था इस बजट में। हालांकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिन कैसे बीते हैं पूरे देश भर में, तो उसकी भी जिम्मेदारी थी और वो भी सब मैनेज करना था। पटेरिया जी, अब आपकी जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है इस बजट को लेकर, और आप कितना इसे सही मानते हैं? क्योंकि हालात मुश्किल थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये बजट लेकर आए हैं और बताया गया है कि हर किसी का यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट में? देखिए बांसु जी, सारे साथियों की बात में सुन रहा था। सबसे बड़ी बात है, भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी सब तारीफ करेंगे, और जब प्रतिपक्ष में आप चले जाते हैं तो दूसरा जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसी बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगभग इसी तरह से बर्ताव कर रही है। जहां तक मेरा राय है तो मुझे लगता है कि कुल मिला के पिछले बजट की तुलना में कुछ इसकी राशि कम हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो लोग को इसके खेल को भी खेलने की हाइट के जरिए कोशिश की गई। जैसे कहा गया कि हॉलिस्टिक बजट है, यानी सबको साथ लेने के लिए ई से एजुकेशन, यानी सबका कुछ शिक्षा मिलना चाहिए, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर करने के, जी से गवर्नेंस, एच से हेल्थ और टी से ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जुमले अलग चीज़ होती हैं, ज़मीन पर उतरती हुई चीज़ें बहुत अलग चीज़ें होती हैं। अभी बस्तर टाइगर्स के लिए 28 जिलों में भर्ती 7 जिलों के लिए की गई है, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसके पहले भी लगातार किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सलवा जुड़ुम हो, बाद में उसे अवैध घोषित कर दिया गया, या रमन सिंह की सरकार है, लगातार स्पेशल बटालियन बनाने की कोशिश हो रही है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एकीकृत थे तब भी स्पेशल बटालियन बनाने की बात होती है। दरअसल हर सरकार कोशिश करती है कुछ नया करने की कोशिश करे, और इसलिए चीज़ों को एक नया आकार देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है पुरानी योजनाओं को ज़्यादा ताकत दी गई है। चाहे राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना हो, उसमें 5,703 करोड़ रुपए दिया, कृषक जीवन ज्योति योजना उसमें 2,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और इस तरह कृषि पंपों के लिए किसानों के बिना ब्याज के लिए जो पैसा होगा उसमें 5,900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है किसानों पर, गाँव की तरफ फोकस है। पिछले दिनों राजीव गांधी मत्स्य पालन विभाग को लेकर एक जगह कुछ मांग कर बैठे थे। हाँ। उससे प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य जो विभाग उसको मत्स्य पालन को खेती किसानी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, ग्रामोद्योगों को संरक्षित करने के लिए सी मॉल यानी छत्तीसगढ़ मॉल बनाने की नया रायपुर में भारत भवन और मानव संग्रहालय, ये दोनों भोपाल में कभी एक साथ हम लोग शेयर किया करते थे, तो अच्छी बात हो। दूसरा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज रोजगार की भाषा अंग्रेजी है, और इसलिए जिस तरह से 119 यानी 119 अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं, एक कांकेर में बीएड कॉलेज खोला जा रहा है, कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा आलोचना तो नहीं कर सकते हैं। रही बात कि सब भत्ता नहीं दिया, निश्चित तौर पर नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, नियमितीकरण हुआ नहीं हुआ,
इसका जवाब तो पॉलिटिकल लेवल पे लोग देंगे, लेकिन कुल मिला के जितने संसाधन थे उनका ठीक ठाक उपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार ने अच्छा किया। एक पॉइंट जो यहाँ पर धर्मलाल कौशिक जी ने भी उठाया है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी उठाया है, ये मैं विनय जायसवाल जी आपसे पूछना चाहूँगा। ये चीज़ नज़र आई है इस बजट में कि जो राजस्व व्यय है उसके मुकाबले जो पूंजीगत व्यय है वो सिर्फ 14% है। और ये बात यहाँ पर कौशिक जी की तरफ से उठाई गई है कि पूंजीगत खर्च में कटौती विकास में बाधक बनेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनमें खर्च होता है तो इसमें विकास में बाधक बनेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं, उन सबकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक एक करके मैं सभी के प्रश्न का उत्तर दूंगा। और ख़ास करके अभी जो आपने एक प्रश्न किया कि पूंजीगत व्यय जो है 14% है और पूरे बजट का, और जो राजस्व जो खर्च है वो ज़्यादा है। ये अमूमन कोई भी बजट केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसमें राजस्व जो व्यय है वो ज़्यादा होता है। ये कोई नई चीज़ इस बजट में नहीं है। लेकिन जितनी भी संसाधन छत्तीसगढ़ सरकार के पास थी, उन संसाधनों का जिस प्रकार से उपयोग करके और इस कोरोना की महामारी में जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है, मुझे नहीं लगता कि भाई आप एक विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप केवल विपक्ष का धर्म निभाने के लिए आप इसकी बुराई कर लीजिए, बजट की बुराई कर लीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी न्यूट्रल पर्सन भी हमारे जो दो अर्थशास्त्री के रूप में आपने बैठाया है, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे आपके चैनल में मेहमान के रूप में बैठे हुए हैं, हाँ। वो इन बातों को समझते हैं कि इससे अच्छा बजट पेश किया ही नहीं जा सकता। अभी जो हमारे सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के साव साहब जो जिस बात को कह रहे थे कि कोरोना के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या वृद्धि की गई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में जो शासकीय अस्पतालों में आईसीयू बिस्तर की जो क्षमता थी वो मात्र 53 थी। आज सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो आईसीयू बिस्तर हैं वो 406 हो गए हैं। 6 आरटीपीसीआर के जो लैब है और 18 ट्रू नेट जो लैब हैं वो खोले जा चुके हैं। अच्छा। लगभग कोरोना के संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए 23 कोविड समर्पित जो अस्पताल है और 178 कोविड सेंटर की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि मैं सदन में उपस्थित था पहले बजट में, तो उस समय माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उनका एक वक्तव्य था जब हम अपने कमिटमेंट को लेके, हम जन घोषणा पत्र को लेके ये बात किए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम किसानों को जो बोनस की जो राशि है, जो अंतर की जो राशि है 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। हाँ। तो उनका ये वक्तव्य था बजट भाषण में, माननीय रमन सिंह जी का ये वक्तव्य था कि कहाँ से इतना वित्तीय प्रबंधन सरकार कर पाएगी, बोल देना और आचरण में लेके आना, जमीन में लेके आना, वो दो तरह की बात होती है। बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी है, लेकिन आज ये तीसरा बजट है माननीय भूपेश बघेल जी का, और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, जबकि केंद्र सरकार के तमाम अड़ंगों के बाद कि हमको एमएसपी के ऊपर में हमको बोनस नहीं देना है। को जो आपने यहाँ पर बातें की हैं वो सब अरुण साहू जी बहुत गहराई से सुन रहे हैं और इसका वो पूरा जवाब भी देंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जब लौटेंगे तो अरुण साहू जी के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।